Good afternoon, students. Students, this is your mock test 6 of CUET program 2024, and in this video we will be discussing the first part comprising of 25 questions. So let's have a look at the first one. In the first 3 questions, the directions are given as some parts of the sentence have errors. Let me mark it. Wait. Some parts of the sentence have errors and some have none. Find out which part of the sentence has an error. The number of that part is the answer. If the sentence is free from the errors, then your answer is D, that is no error. Fine. So you are being given different options, and among these options you have to find out the one which has an error. So let's read the first. I am thinking to write my autobiography. I am thinking to write my autobiography. Look, the word my is used here before autobiography. This is an exaggeration. This is superfluous to use my before autobiography, क्योंकि auto का मतलब ही है self. If I am writing autobiography, it means I am writing about myself. ठीक है. So हम पहले माई फिर ऑटोबायोग्राफी. वी डोंट यूज़ द डबल वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग. लाइक हम टू का डबल इस्तेमाल नहीं करते हैं, डबल यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. हम नॉट का डबल यूज़ नहीं करते हैं, डबल नेगेटिव नहीं होता है, डबल इंट्रोगेटिव नहीं होता है. सिमिलरली द वर्ड्स शोइंग द सेम मीनिंग कांट कम टुगेदर एट द सेम प्लेस. माई और ऑटोबायोग्राफी सेम जगह यूज़ हुआ है. सो इट इज़ सुपरफ्लूअस, इट इज़ एग्जैजरेशन. सो यहाँ पे एरर है बी पार्ट में. बी इसका आंसर है विच सॉरी सी ए. आई एम थिंकिंग बी टू राइट. सी है माई ऑटोबायोग्राफी. दिस इज सी, ये वाला. नेक्स्ट, योर सारी इज़ सुपीरियर टू माइन. देखिए बच्चे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर आपने पढ़े हों, याद हो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री में बच्चे कोई भी हम कंपैरिजन नहीं करते हैं या किसी चीज़ को किसी चीज़ से ऊपर या नीचे नहीं दिखाते हैं. लेकिन कंपैरेटिव में वी कंपेयर टू थिंग्स, एंड इन द सुपरलेटिव वी टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर एट द हाईएस्ट पोजीशन दैन द अदर. मीन्स उससे आगे कुछ नहीं है सुपरलेटिव में. सो योर सारी इज़ सुपीरियर टू माइन. यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है क्योंकि दो लोगों की सारी जो है उनके बीच में कंपैरिजन है कि कौन सी सुपीरियर है. सो योर सारी इज़ सुपीरियर टू माइन. तो जब कंपैरिजन हम करते हैं तो टू का यूज़ नहीं करते हैं, देन का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो योर सारी इज़ सुपीरियर देन माइन. इसमें भी सी का ही एरर है, यानी कि सी पार्ट में एरर है. टू माइन नहीं होता है, देन माइन होता है कंपैरेटिव डिग्री में. नेक्स्ट, द गैंजेस हैव ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स एंड ईच ऑफ द 4 विलेजेस आर फ्लडेड. आगे है नो एरर. देखिए बच्चे, फिर से यहाँ पे ईच वर्ड यूज़ हुआ है बच्चा, ईच. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, नन, नो बॉडी वगैरह. इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब फॉलो होता है, सिंगुलर. आप देखिए यहाँ पे ईच तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद आगे आप चेक कीजिए, ईच ऑफ द 4 विलेजेस आर. ईच ऑफ द 4 विलेजेस तक कोई एरर नहीं है. विलेजेस भी ठीक है, ईच के बाद विलेजेस आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होना चाहिए. सो ईच ऑफ द 4 विलेजेस इज़ फ्लडेड. जैसे ईच ऑफ द 4 बॉयज़ इज़ एब्सेंट, आर एब्सेंट नहीं. ठीक है. सो ईच, एवरी, इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब आना चाहिए. सो इसमें भी सी पार्ट में एरर है, यानी कि आर जो है ये गलत यूज़ हुआ है, इज़ होना चाहिए था. सो वी आर डन विद द फर्स्ट 3 एंड ऑल द 3 क्वेश्चंस हैव द सेम आंसर. सेम आंसर मतलब सेम नंबर, दैट इज सी. In the following questions, sentences are given with blanks to be filled in with appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. देखिए बच्चा, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं. आउट ऑफ दीज 4 यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन. माई फादर, आगे ब्लैंक है. होम लास्ट वीक, लेफ्ट ऑफ, वेंट बैक, मेड आउट, केम डाउन. माई फादर, अब लास्ट वीक दिया हुआ है, पहले ये चीज़ माइंड में लाओ.
लास्ट वीक मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ वेंट बैक और मीनिंग भी आती है वेंट बैक होम लास्ट वीक मतलब वापस चले गए। ही assented my proposal. Assented means showing a consent, showing approval, agreement when someone agrees to you, ठीक है। सो assented वर्ड ऐसे भी आप याद रखिएगा, इसके साथ जो है infinitive to यूज़ होता है, ठीक है। तो to प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही assented to my proposal। नेक्स्ट, अब डायरेक्शन 6 to 8 दी हुई हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स है। फ्लैटर है आपका पहला वर्ड, आपने इसका सिनोनिम देखना। देखो फ्लैटर होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी को किसी के बारे में अच्छा कहना। फाइन, फ्लैटर इट मीन्स टू से नाइस थिंग्स अबाउट समवन, टू प्रेज समवन, टू मेक समवन फील या सी मोर अट्रैक्टिव और बेटर देन दे रियली आर, ठीक है। जब आप तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, आप फ्लैटरी करते हैं। प्रेज, तो इसका सिनोनिम है प्रेज, क्योंकि हेट, लव और एस्टिमेट कहीं दूर दूर तक मैच नहीं होता। नेक्स्ट इज़ फ्रेजाइल। क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत नाजुक, डेलिकेट, ठीक है, बहुत नाजुक, डेलिकेट। हम इसको ईज़िली ब्रोकन भी बोलते हैं, डैमेज, वीक या अनसर्टन भी बोलते हैं। देखिए मीनिंग का भी एक नहीं है बच्चे। इफ़ यू टॉक अबाउट द सिनोनिम्स, देयर कैन बी मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ सिनोनिम्स इन ऑफ अ वर्ड, ठीक है। आपको एक वर्ड के 100 से भी ज़्यादा वर्ड्स सिमिलर टू मीनिंग मिलेंगे, बट यू हैव टू चूज़ द वन जो आपको लगता है इस वर्ड को रिप्लेस करके इसका अप्रोप्रिएट हो सकता है, द क्लोजेस्ट वन, ठीक है। तो फ्रेजाइल यहाँ पे देखिए, ड्यूरेबल तो नहीं आ सकता, स्टर्डी भी नहीं, लास्टिंग भी नहीं, लास्टिंग तो होता नहीं है। फ्रेजाइल होता है जो डेलिकेट हो, वीक हो, जल्दी टूटने वाला हो, ठीक है। दैट गेट्स ईजली डैमेज्ड, ठीक है, फ्रेजाइल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, यूनिक है, इसकी भी मीनिंग देखिए। यूनिक होता है अनयूजुअल, जिसका कोई मैच ना हो दुनिया में, समथिंग विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, जिसका मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 डायरेक्शंस दी है आपने। चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी कि एंटोनिम। ऑपोजिट इन मीनिंग का मतलब होता है एंटोनिम। चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब पहला है स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग एनिमल्स। अब आप पर्सन के लिए या लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टीराइल मीन्स नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो इसका ऑपोजिट है फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा प्रोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 10। प्रोमिनेंट वर्ड जो है इसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड भी बोल सकते हैं, नोटिसेबल, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो ज़रूरी है, जो इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, नोटिसेबल है, उसको प्रोमिनेंट कहते हैं, जो ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको ऑपोजिट लिखना है तो इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शन सी आपके पास है, क्योंकि प्रॉम्प्ट, प्रोलॉन्ग और प्रूव जो है ये मैच नहीं होते हैं, मतलब इवन की मीनिंग के साथ भी नहीं। सो यू हैव टू राइट द ऑपोजिट वन, सो ऑप्शन डी इनसिग्निफिकेंट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं बच्चे 11 से 15 तक, इनके हमने मीनिंग्स देखने, इडियम्स और फ्रेजेस की, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहला दिया है लाइक वाइल्ड फायर। जब भी ये फ्रेज़ यूज़ होगा कहीं लाइक वाइल्ड फायर, तो समझ लेना ये एक स्पीड के लिए यूज़ हुआ है, एक फास्ट ग्रोइंग स्पीड दिखाने के लिए। जैसे कहते हैं जल्दी से, रैपिडली, हाँ, विदाउट ब्रेक। जैसे हम कहते हैं हिज फेम इज़ सेपरेटिंग लाइक वाइल्ड फायर, मतलब उसका फेम जो है कैसे बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है। तो वाइल्ड फायर का मतलब है रैपिडली, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि आप देखिए हियर एंड देयर, स्लोली, पार्शियली, ये इसके वर्ड्स दिए हुए हैं, कहीं भी इस इडियम के साथ मैच नहीं करते। हरक्यूलियन टास्क।
हरक्यूलियन टास्क किसको कहते हैं? हरक्यूलिस टास्क या हरक्यूलियन टास्क किसको कहते हैं? वो टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है उसे करने के लिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनामस करेज बोला है, यहाँ पे लॉट ऑफ पेशेंस बोला है, ठीक है, ये भी लगते हैं, ठीक है। लिटिल करेज तो नहीं आ सकता, लिटिल लिखा हुआ है पीछे। देखिए जब एफर्ट्स ज़्यादा लगे ना तो उसमें फिर करेज, पेशेंस सब आ जाता है, जब एफर्ट्स लग जाए। सो अ टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, ऑप्शन डी इसका आंसर है बच्चे, ठीक है, रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट। नेक्स्ट, टू मेक लाइट ऑफ, टू मेक लाइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30, टू मेक लाइट ऑफ का मतलब है जब आप किसी चीज़ को ऐसे ट्रीट करो कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। व्हेन यू आर मेकिंग लाइट ऑफ समथिंग इट मीन्स यू आर ट्रीटिंग इट एज समथिंग वेरी अनइम्पॉर्टेंट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, टू लुक इनटू, चलो ये तो पता भी है, पढ़ा भी होगा बहुत बार आपने। टू लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना चीज़ को, एक कीन ऑब्जर्वेशन और डिटेल लेना, इन्वेस्टिगेट करना, इट मीन्स टू लुक इनटू। क्वेश्चन नंबर 15, टू एग ऑन, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। टू एग ऑन, टू एग ऑन होता है किसी को एनकरेज करना, किसी का जो है मनोबल बढ़ाना। टू एनकरेज समवन फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, लाइक इफ समवन हैज़ फेल्ड इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही हैज़ फेल्ड। हाँ, अब वो क्या कर रहा है, he doesn't have the strength to face the realities now, ठीक है। It means he needs to egg on, egg on मतलब he needs to be urged again, उसके अंदर फिर से वो आग जलाने की ज़रूरत है। So to egg on means to encourage somebody to do something, ठीक है, egg on का to urge आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्या करना है बच्चे आपने, यहाँ पे जो अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसमें एरर हो सकता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो आपको लगता है कि इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह सब्स्टिट्यूट, एज सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं, आपने वो लिखना है। अब देखिए, स्ट्रेंजली एनफ द कैंडिडेट्स रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स, मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ने वाला क्योंकि जो अंडरलाइंड है उसमें गलती है। अंडरलाइंड है द कैंडिडेट्स रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स, तो इसमें कहीं पे भी मुझे एरर नहीं लग रहा है। रिस्ट्रिक्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देमसेल्व्स लगा हुआ है क्योंकि पीछे कैंडिडेट्स प्लूरल है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, इट डजंट नीड एन इम्प्रूवमेंट। सो इसका ऑप्शन डी मैं मार्क कर रहा हूँ, नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस नंबर 17 देखिए, द मैन हु विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स विल कैरी द ट्रॉफी। बच्चे इसमें ख्याल रखिएगा, विल स्कोर और विल कैरी में बच्चे जहाँ पे अगर हम एक जगह विल यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक ही सेंटेंस के अंदर, तो दूसरी जगह हम दूसरा एक्शन दिखाने के लिए सेम सेंटेंस में सेम चीज़ कैरी नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन टू से, अगर हमने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक जगह यूज़ कर ली, जैसे इफ़ आई वर्क हार्ड, समझना ज़रा, इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ, इफ़ आई वर्क हार्ड, अब आ सकता है आई विल पास द एग्ज़ाम, आई विल या आई कैन पास द एग्ज़ाम। लेकिन ये लिखना गलत है, इफ़ आई विल वर्क हार्ड आई विल पास द एग्ज़ाम, यानी कि दोनों जगह सेम टेंस हम यूज़ नहीं करते, इसको कंडीशनल बोलते हैं, ज़ीरो कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड, ठीक है। तो ज़ीरो कंडीशनल कहता है कि अगर आप पहले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे में फिर फ्यूचर सिंपल यूज़ कर सकते हैं, या अगर पहले में फ्यूचर सिंपल तो दूसरे में प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए दोनों जगह पे सेम फ्यूचर सिंपल यूज़ हो रहा है, दिस इज़ इनकरेक्ट, तो इसे हमने ठीक करना है। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, द मैन हु विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स विल कैरी द ट्रॉफी, यहाँ भी विल, यहाँ भी विल, तो एक को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ऑप्शंस देखते हैं, द मैन हु स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन। विल को निकालो, स्कोर की जगह स्कोर्स कर लो क्योंकि पीछे सिंगुलर लगा हुआ है, मैन लिखा हुआ है। द मैन हु स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स विल कैरी द ट्रॉफी, ऑप्शन ए। Japanese army's effort to destroy the Allied forces at Imphal and evade India but were driven back into Burma.
जापानीज आर्मीज आगे लिखा हुआ है एफर्ट टू डेस्ट्रॉय। मैं सिंपल सी बात बोलूँ, डेस्ट्रॉय करने के लिए अटैम्प्ट होती है, एफर्ट नहीं होता है, ठीक है। अटैम्प्टेड, याद रखना, अटैम्प्टेड टू डेस्ट्रॉय, क्योंकि ऐसे भी आगे टू लगा हुआ है तो एफर्ट पीछे फिर गलत हो रहा है, ठीक है। 2 + डेस्ट्रॉय, सो अटैम्प्टेड टू डेस्ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं। अब क्रोनोलॉजी की स्पेल दी हुई है 4 ऑप्शंस के साथ, सो यू हैव टू फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इफ यू नो द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इन क्वेश्चन नंबर 19, यू विल फाइंड आउट कि CHORONO, ये भी गलत है, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है आपका, इनकरेक्ट है, CHONORO। तो सेकंड जो ऑप्शन है CHRONOLOGY, ठीक है, ये ठीक है, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि CHONO ये भी गलत है, CHRONA ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बेटा, CHRONOLOGY। सिंटिलेटिंग, क्वेश्चन नंबर 20। सिंटिलेटिंग ये स्पेल इजी स्पेल है, SCINTILATING, ऑप्शन सी सिंटिलेटिंग। उसके बाद बेटा एक पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक, ठीक है। 21 से 25 तक एक पैसेज है। इट्स अबाउट इन नवंबर 1918 ही ज्वाइंड Sydenham College as a professor of political economics and worked there for years. This is about the paragraph on Ambedkar, Bhimrao Ambedkar, Dr. Ambedkar ji ne bolte the. So he joined Sydenham College as a professor of political economics and worked there for 2 years. With his little savings, some help from the Maharaja of Kolhapur, and with a loan of 5,000 rupees from his friend Neville Bathena, he left for England in 1920 to complete his studies in law and economics, ठीक है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर पैसेज। देखिए क्वेश्चन, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, कहाँ पे पढ़ाया इन्होंने? फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है सिंधनम कॉलेज में। डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ, किस चीज़ के टीचर या प्रोफेसर थे? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, ऑप्शन ए, ठीक है बच्चे। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज हिज बेनिफैक्चर, बेनिफैक्चर किसे कहते हैं? वन हु गिव्स मनी, मैन्युफैक्चर होता है जो पैसा लगाता है किसी चीज़ पे या पैसा प्रोवाइड करता है एज हेल्प, ठीक है, बेनिफैक्चर। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कौन था बेनिफैक्चर इनका? डॉक्टर अंबेडकर का राजा ऑफ कोल्हापुर, ठीक है, यही इनकी मदद करता था, राजा ऑफ कोल्हापुर। व्हाट ही डिड, ही गेव हिम मनी एंड अदर हेल्प टू फॉर द कॉज ऑफ स्टडीज़। नेम डॉक्टर अंबेडकर्स फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम टू गो टू इंग्लैंड। अब फ्रेंड कौन थे? नेविल बथेना, इन्होंने हेल्प की थी इनकी जब ये इंग्लैंड जा रहे थे। ही गेव हिम अ लोन ऑफ 5,000 रुपीज़। वाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल? क्यों सबसे पहले ख़त्म करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ को, बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहते थे? क्यों? क्योंकि एक तो रिसोर्सेज नहीं थे, पढ़ाई बहुत प्रोलॉन्ग्ड चले, इसके लिए रिसोर्सेज नहीं थे और वक्त भी कम था, ठीक है। ही हैड लेस टाइम एंड ही हैड लैक ऑफ रिसोर्सेज, मनी, ये सब प्रॉब्लम्स थी। दैट्स वाई ही वांटेड टू finish his study, he tried to finish his study as soon as possible, ठीक है बच्चे। Thank you so much, we'll meet you in the next video, thank you।